नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका तैयार। इराक सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमलों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, कहां, कैसे और कब हमला करना है ये तय करेंगे हम। ईरान ने कहा मिलेगा माकूल जवाब। इजरायली सेना का दक्षिणी गजा के खान यूनुस में अभियान जारी। 70 टनल शाफ्ट ध्वस्त करने और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय ने खान यूनुस की स्थिति पर जताई गहरी चिंता। शहर को बताया निराशा का प्रेशर कुकर। उत्तर कोरिया ने फिर दागी कई मिसाइलें। क्षेत्र में बढ़ा तनाव। किम जोंग उन ने नए युद्धपोतों के निर्माण का लिया जायजा। नौसेना को मजबूत करने का दोहराया संकल्प। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को राहत। अरबों डॉलर के 1 MDB घोटाला मामले में आधी की गई जेल की सजा। 12 साल की सजा पाए नजीब 2028 में होंगे रिहा। जुर्माना भी किया गया कम। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने यूक्रेन को दिए गए जाने वाले सहायता पैकेज को बताया हंगरी की बड़ी जीत। कहा EU में हंगरी के लिए निर्धारित धन के खोने के जोखिम को टालने में रहे पूरी तरह सफल। गुरुवार को यूक्रेन को 50 अरब यूरो की सहायता देने पर बनी थी सहमति। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरान समर्थक समूहों के ठिकानों पर हमले को मंजूरी दे दी है। ये हमले कब, कहां और कैसे किए जाएंगे, फिलहाल इसे गुप्त रखा गया है। अमेरिका ने हमले का फैसला जॉर्डन में अपने 3 सैनिकों की मौत के बाद लिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे ईरान समर्थित लड़ाका समूहों का हाथ है। हालांकि ईरान ने हमले में किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर हमला हुआ तो माकूल जवाब दिया जाएगा। जॉर्डन में अपने 3 सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बनाई है। ये हमले कई दिनों तक जारी रह सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि वाशिंगटन ने सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों पर सिलसिलेवार हमलों की योजना को मंजूरी दे दी है। ये कदम पिछले रविवार को सीरिया सीमा के पास जॉर्डन में एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद उठाया गया है। अमेरिका ने इस हमले का आरोप ईरान समर्थित समूह पर लगाया है। हमला करने वाले समूह का नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक है। हमले के बाद समूह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी। आरोप है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने समूह को हथियार मुहैया कराने के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि पश्चिमी एशिया की स्थिति बेहद खतरनाक है, लिहाजा अमेरिका संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए काम करता रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित समूहों को जवाब चरणों में दिया जाएगा। राष्ट्रपति अमेरिकी सैनिकों पर हमले किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्षेत्र में व्यापक संघर्ष से बचने के लिए काम करना जारी रखेंगे, लेकिन हम अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कहां, कैसे और कब हमला करना है, ये हम खुद चुनेंगे। हालांकि ईरान ने हमलों में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है और कहा है कि वो इसमें कतई शामिल नहीं है। लेकिन अमेरिका ईरान के इस खंडन को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही वो ईरान समर्थित इन समूहों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि संभावित हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सटीक समय सीमा तय नहीं की गई है। खराब मौसम में भी सैन्य अभियान का आगाज किया जा सकता है, लेकिन नागरिकों को निशाना बनाने के जोखिम को कम करने के लिए बेहतर उपायों को
प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा मानना है कि ये उस तत्व द्वारा किया गया था जिसे प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। ये ईरानी प्रॉक्सी समूह है। ईरान कितना जानता था या नहीं जानता था, हम नहीं जानते, लेकिन वास्तविकता ये है कि ईरान इन समूहों को प्रायोजित और वित्त पोषित करता है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन पर रिपब्लिकन सांसदों द्वारा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाने का दबाव बढ़ रहा है। इनमें से कुछ वे सदस्य भी शामिल हैं जो ईरान के घोर आलोचक हैं और चाहते हैं कि हमले ईरानी धरती पर किए जाएं। अमेरिका ने बार बार ड्रोन हमले का जवाब देने का संकल्प दोहराया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन और अन्य रक्षा अधिकारियों का कहना है कि वाशिंगटन ईरान के साथ व्यापक युद्ध या क्षेत्र में तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता है। खबरों के मुताबिक हमले की योजना ईरानी धरती के बजाय सीरिया और इराक में ईरानी लक्ष्यों को निशाना बनाने की है। इस बीच ईरान ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो माकूल जवाब दिया जाएगा। हमने कई बार कहा है, हम कोई युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई धमकाना चाहता है तो ईरान दृढ़ता से जवाब देगा। पिछले रविवार को जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे टावर 20 पर हुए ड्रोन हमले में 3 सैनिक मारे गए थे, जबकि 40 से अधिक घायल हुए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सैन्य अड्डे पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया ड्रोन ईरान द्वारा विकसित किया गया था और यूक्रेन में रूस की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले ईरानी ड्रोन की तरह ही है। 7 अक्टूबर को पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से कई ईरान समर्थित समूहों के अमेरिका और पश्चिम से जुड़े संस्थानों पर हमले में वृद्धि देखी गई है। और इजरायली सेना का दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में लगातार अभियान जारी है। इस बीच सेना ने यहाँ की जा रही कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया है। सेना ने 70 टनल शाफ्ट को ध्वस्त करने के साथ साथ कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना के जवान गोलीबारी कर रहे हैं। सेना ने हमास द्वारा इजरायली क्षेत्र की ओर रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले 2 जगहों की पहचान करने का भी दावा किया है। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय ने खान यूनुस की स्थिति पर चिंता जताई है। बढ़ते हमले के कारण शहर के लोग दक्षिण की ओर राफा क्रॉसिंग की ओर भागने की ओर मजबूर हैं। कार्यालय ने सीमावर्ती शहर को निराशा का प्रेशर कुकर बताया है। ये टिप्पणियां तब आई हैं जब इजराइल मिस्र की सीमा के करीब वाले हिस्सों में हमले की तैयारी कर रहा है। गाजा के अधिकांश लोगों ने हमले के बाद इन्हीं इलाकों में शरण लिया है। और दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं। सेना का कहना है कि कुछ ही दिनों के अंतराल में चौथी बार प्योंगयांग ने ऐसी मिसाइलें लॉन्च की हैं। वहीं उत्तर कोरिया ने इन मिसाइलों को रणनीतिक परीक्षण बताया है। इससे ये संकेत मिलता है कि ये परमाणु सक्षम हथियार हो सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर कोरिया ने बताया था कि उसने अपनी नई पनडुब्बी प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों यानी SLCM का परीक्षण किम जोंग उन की निगरानी में किया था। और मलेशियाई क्षमा बोर्ड ने मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री रहे नजीब रजाक की जेल की सजा को आधा करने का फैसला किया है। नजीब रजाक को अरबों डॉलर के 1 MDB घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराया गया था। बोर्ड के सचिवालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि 12 साल की जेल की सजा काट रहे नजीब रजाक को अगस्त 2028 में रिहा कर दिया जाएगा और उन पर लगाया गया जुर्माना 210 मिलियन रिंगिट से घटाकर 50 मिलियन रिंगिट यानी करीब 10.59 मिलियन डॉलर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि नजीब को राज्य निधि 1 मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद यानी 1 MDB से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और इसे लेकर अमेरिकी और मलेशियाई जांचकर्ताओं का अनुमान है कि करीब 4.5 अरब डॉलर का गबन हुआ और 1 अरब डॉलर से अधिक पूर्व प्रधानमंत्री के खाते में गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दुनिया को कम से कम 2.4 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि जुटाने की आवश्यकता बताई है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 को संबोधित करते हुए पिछले साल दुबई शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इस साल उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई। जलवायु वित्त अजरबैजान द्वारा आयोजित वार्ता का मुख्य केंद्र है। बैठक में सरकारों को उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते प्रभावों के अनुकूल
विकासशील देशों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए 2025 के बाद एक नया लक्ष्य निर्धारित करने का काम सौंपा जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया के। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं यूरोपीय महाद्वीप की ओर। यूरोपीय संघ के संयुक्त खजाने से यूक्रेन को 50 अरब यूरो की सहायता देने पर सहमति बनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सर्वसम्मत से मंजूर किए गए इस प्रस्ताव के लिए सदस्य देशों का आभार जताया। यूक्रेन को जारी सहायता पर सहमति के बाद यूक्रेन और हंगरी के रिश्तों में आई कड़वाहट भी कम हुई है। यूक्रेन को यह वित्तीय सहायता अगले 4 वर्षों में सुनिश्चित की जाएगी। और इस सबके बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली यूक्रेन के दौरे पर पहुंची और उन्होंने यूक्रेन में अपने समकक्ष दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की। यूक्रेन को 50 अरब यूरो की सहायता देने पर बनी सहमति के एक दिन बाद हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि समझौते में देश के हितों की रक्षा करने की अंतिम हद तक कोशिश की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के संयुक्त खजाने से हंगरी के लिए निर्धारित धन के खजाने के जोखिम को वो टालने में पूरी तरह सफल रहे हैं। यूक्रेन के लिए नए सहायता पैकेज के ऐलान से ब्लॉक ने अमेरिका को भी संदेश देने की कोशिश की है। इससे अगले 4 साल के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी। यूरोपीय संघ से 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त मार्च में यूक्रेन पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल ये समझौता हंगरी के कई हफ्तों के प्रतिरोध के बाद हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद हंगरी ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यूरोप के दूसरे देशों के साथ उसके रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। शुक्रवार को अपनी जनता को संबोधित करते हुए ऑर्बन ने कहा कि गुरुवार का दिन अच्छा रहा। ये अच्छा समझौता रहा। हम यूक्रेन को हथियार नहीं भेज रहे हैं। हमें अपना पैसा ब्रसेल से मिलेगा और हम यूक्रेन के नागरिक वित्त पोषण में योगदान देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सहसम्मत मंजूरी के लिए आभार व्यक्त किया। यूक्रेन इस समय रूस के साथ चल रहे संघर्ष से निपट रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सभी 27 देशों के नेताओं द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली यूक्रेन के दौरे पर पहुंची और अपने समकक्ष दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू करने की घोषणा की। कीव का कहना है कि लगभग 20,000 बच्चों को परिवार या अभिभावकों की सहमति के बिना यूक्रेन से रूस या रूसी अधिकृत क्षेत्र भेज दिया गया है। यूक्रेन इसे युद्ध अपराध मानता है, जो संयुक्त राष्ट्र की नरसंहार की परिभाषा को पूरा करता है। युद्ध की एक और भयावह सच्चाई है कि हजारों यूक्रेन बच्चों को अवैध रूप से रूस भेज दिया गया है। इनसे इनका घर, परिवार और भाषा छीन ली गई है। इन बच्चों को घर वापस लाने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये हमारी अपनी मानवता का मामला है।
उधर रूस यूक्रेन नरसंहार मामले में मुकदमा चलाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। यूक्रेन ने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं रूस का कहना है कि उसने नरसंहार को रोकने के लिए ही यूक्रेन पर आक्रमण किया है। मॉस्को ने जजों से आग्रह किया है कि कीव की कानूनी दलीलें त्रुटिपूर्ण हैं, इसलिए मामले को खारिज कर देना चाहिए। यूक्रेन ने 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच रूस ने फिर दावा किया है कि उसकी सेना तेजी से यूक्रेन के मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक वीडियो में रक्षा मंत्री ने देश के शीर्ष रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सैन्य कमांडरों के साथ बैठक में यह दावा किया। दुश्मन के जवाबी हमले की विफलता के बाद रूसी सशस्त्र बलों ने युद्ध संपर्क की पूरी रेखा पर रणनीतिक पहल बरकरार रखी। हमारी इकाइयां आगे बढ़ रही हैं, अपने नियंत्रण क्षेत्रों का विस्तार कर रही हैं और अग्रिम पंक्तियों में अपनी स्थिति में सुधार कर रही हैं। हाल के दिनों में दोनों तरफ से हमलों में तेजी देखी गई है। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि प्रमुख बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों के कारण शुक्रवार की सुबह हजारों लोगों को बिना बिजली के ही रहने पर मजबूर होना पड़ा। यूक्रेनी वायुसेना ने 24 ड्रोन में से 11 को मार गिराने का दावा किया। हालांकि बचे हुए ड्रोन हमलों से रीह का विद्युत ट्रांसफर परिसर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई। और जर्मनी लगातार हड़ताल के दौर से गुजर रहा है। पिछले दिनों परिवहन हड़ताल से आम जनजीवन पर बेहद विपरीत प्रभाव पड़ा। ट्रेड यूनियन की अपील के बाद बस, ट्राम, भूमिगत सेवाओं को संचालन करने वाली कंपनियों के श्रमिकों के हड़ताल में शामिल होने से जर्मनी की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जर्मनी में पिछले महीनों में किसानों और रेल कर्मचारियों ने भी अलग अलग कारणों से हड़ताल किया था। सड़कों से बसें नदारद हैं, ट्रामें भी ठप पड़ गई हैं, कई उड़ानें भी रद्द हैं। शुक्रवार को जर्मनी के अधिकतर इलाकों का यही हाल रहा। स्थानीय सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों ने 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के कारण सुबह सुबह सफर करने वालों और काम पर जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों से जूझना पड़ा। श्रमिक संघ वेरडी द्वारा बुलाई गई हड़ताल से बवेरिया को छोड़कर सभी राज्य प्रभावित दिखे। हैम्बर्ग हवाई अड्डे के कई कर्मचारियों की इस हड़ताल में शामिल होने के कारण यहां कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। वर्डी सर्विसेज ट्रेड यूनियन ने बसों, ट्रामों और भूमिगत सेवाओं का संचालन करने वाली 130 से अधिक स्थानीय कंपनियों के 90,000 से अधिक श्रमिकों को हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। वर्डी संघ के मुताबिक कर्मचारियों पर काम का बहुत दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण परिवहन व्यवस्था चरमरा रही है। संघ कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, काम के घंटे कम करने और छुट्टियों की पात्रता बढ़ाने की मांग कर रहा है। वे स्वैच्छिक आधार पर 43 घंटे का कार्य सप्ताह चाहते हैं और वे 15 वर्षों के बाद बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा को खत्म करना चाहते हैं, जिसके हम हकदार हैं। इस बीच हैम्बर्ग हवाई अड्डे के ग्राउंड स्टाफ के हड़ताल में शामिल होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के कारण जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े शहर के हवाई अड्डे से कुछ उड़ानें रद्द कर दी गईं। हालांकि बाकी ऑपरेशन काफ़ी हद तक नियमित रहे। हैम्बर्ग हवाई अड्डे पर आज की हड़ताल देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा गुरुवार को काम बंद करने के बाद हुई। हैम्बर्ग के अलावा फ्रैंकफर्ट, ब्रेमेन, बर्लिन, लीप्जिग, कोलो और अन्य शहरों के हवाई अड्डे भी प्रभावित हुए। हड़ताल के कारण 2 लाख से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनें ठप हैं, हवाई अड्डे कर्मी हड़ताल पर हैं। ऐसे बहुत से सामाजिक समूह हैं जिनके पास शिकायत करने का कोई कारण होगा, लेकिन उनमें से सभी विरोध करने में सक्षम नहीं हैं। पिछले साल मार्च में भी हवाई अड्डों के कर्मचारियों ने ऐसे ही कदम उठाए थे, जिसके चलते जर्मनी के सभी एयरपोर्ट ठप पड़ गए थे। जर्मनी को हाल के दिनों में कई तरह के प्रदर्शन और हड़तालों का सामना करना पड़ा है। विश्वविद्यालय के अस्पतालों के डॉक्टर 30 जनवरी को हड़ताल पर थे। ये वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनकी भी यही शिकायत है कि काम के घंटे
अनियमित है और इस व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया जाए। डॉक्टरों की अस्पतालों के प्रबंधन के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। जर्मन सरकार ने बजट में किसानों को दी जाने वाली डीजल सब्सिडी और रिफंड व कृषि वाहनों में छूट खत्म करने की योजना बनाई है। इसका विरोध करने उतरे किसानों ने बर्लिन की सड़कों को ट्रैक्टर से जाम कर दिया था। किसानों का विरोध प्रदर्शन देख सरकार थोड़ा पीछे हटी, लेकिन किसान इसे अपर्याप्त बता रहे हैं। फिर 8 जनवरी को देशव्यापी प्रदर्शन किया गया। किसानों के बाद बारी थी रेल कर्मचारियों की। इन्होंने 10 से 13 जनवरी के बीच विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे चालक वेतन बढ़ाने और काम के साप्ताहिक घंटे को 38 से 35 करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद 22 जनवरी को रेलवे की 6 दिनों की एक और हड़ताल बुलाई गई। ये अब तक की सबसे लंबी हड़ताल हो सकती थी, लेकिन इसे बीच में ही समाप्त कर दिया गया। और जर्मनी के अलावा फ्रांस में भी उचित कीमतों और लाल फीताशाही को कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने देश भर में नाकेबंदी हटानी शुरू कर दी है। सरकार द्वारा रियायतें दिए जाने के बाद किसानों ने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया है। किसान पेरिस में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। फ्रांसीसी किसानों का कहना है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार को अब अपने वादों पर तेजी से काम करने की ज़रूरत है, जिसमें ट्रैक्टर डीजल पर कर योगदान बढ़ाने की योजना को ख़त्म करना, कीटनाशक नियमों में ढील देना, नई पड़ती भूमि पर नियमों में रोक लगाना और भोजन पर अधिक सुरक्षा जांच जैसे मुद्दे शामिल करना है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। संयुक्त अरब अमीरात में भव्य मंदिर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के निर्माण का ऐलान किया था और 2018 में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। ये मंदिर BAPS यानी बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा बनाया गया है। देखते हैं अबू धाबी से DD न्यूज़ की खास रिपोर्ट। दुबई की बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी बाप्स द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में करेंगे। ये मंदिर शानदार गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। मंदिर जटिल नक्काशी और पारंपरिक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू समुदाय की आबादी 2 मिलियन से भी अधिक है। अबू धाबी के अबू मुरीखा के शांत रेगिस्तान में ये स्थान पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त है, जो प्राचीन कहानियों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रमाण है। खूबसूरत मेहराबों और जीवंत पत्थरों पर नक्काशी के साथ ही कुशल कारीगरों ने अपने हुनर से इस इमारत में जान फूंक दी है। 108 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर दूर से ही देखे जा सकते हैं। मंदिर वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक असाधारण मिश्रण है, जिसके निर्माण में लोहे, स्टील या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर चेक गणराज्य से लाए गए 6 पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही 3 जलधाराओं को
भारत की 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के प्रतीक के तौर पर दर्शाया गया है। वर्ष 1997 में संस्था के आध्यात्मिक नेता स्वामी महाराज ने अबू धाबी में एक मंदिर की स्थापना की घोषणा की थी। उस समय उनके इस कथन पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। ये मंदिर आध्यात्म के साथ ही आधुनिकता का भी अनूठा उदाहरण है। ये पहला मंदिर है जिसकी नींव में 300 सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर की नक्काशी न केवल कारीगरों के व्यक्तिगत कौशल को प्रदर्शित करती है, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी प्रतीक है। विनोद कुमार के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दुबई। और अब आज दुनिया के दिल में बात करते हैं आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक संग्रहालय की। न्यूयॉर्क स्थित आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक संग्रहालय न्यूयॉर्क स्थित एक ऐसा संग्रहालय है जो संगीत को समर्पित है, लेकिन ये एक नए आशियाने की तलाश में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संगीत को लेकर दुनिया भर में लोगों के बीच एक अलग तरीके का आकर्षण और रुझान देखने को मिलता है। ऐसे ही संगीत प्रेमियों के लिए शायद यह सबसे उत्तम स्थान साबित हो सकता है। दरअसल हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो 3 मिलियन से भी अधिक साउंड रिकॉर्डिंग्स का हब है। केवल इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क के इस संग्रहालय में दुनिया भर के गानों की रिकॉर्डिंग्स के अलावा कई किताबें, पोस्टर और पुरानी यादगार वस्तुएं शामिल है। आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक ARC संग्रहालय में संगीत के संग्रह में रॉक एंड रोल और ब्लूज से लेकर अफ्रीकी पंख, देशी हिप हॉप के अलावा और भी कई तरह की शैलियां शामिल है। आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के संस्थापक और निदेशक बी जॉर्ज ने बताया कि उन्होंने 1985 में गैर लाभकारी संग्रह की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने 47,000 अभिलेखों के संग्रह से शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक यह 3 मिलियन से अधिक ध्वनि रिकॉर्डिंग तक पहुंच गया है। यह संग्रह लगभग 1985 में शुरू हुआ था और इसका पूरा उद्देश्य अब तक की गई प्रत्येक रिकॉर्डिंग की 2 प्रतियों को संरक्षित करने का प्रयास करना है। एक को सुनने की प्रतिलिपि के रूप में उपयोग किया जाएगा और दूसरी को अभिलेखीय प्रतिलिपि के रूप में उपयोग किया जाएगा। वहीं दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड संग्रहों में से एक यह संग्रहालय अपने लिए नए आशियाने की तलाश में है। यह ताज्जुब की बात है कि 2020 में किराया बहुत अधिक हो जाने के बाद न्यूयॉर्क शहर छोड़कर आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक और इसकी 3 मिलियन साउंड रिकॉर्डिंग्स को एक हॉग बार्न को अपना आशियाना बनाना पड़ा, जिसका उपयोग सुअरों को पालने के लिए किया जाता था। संग्रहालय के संस्थापक ने बताया कि अब उन्हें आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के लिए वर्तमान स्थान पर परमिट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम महामारी से ठीक पहले न्यूयॉर्क शहर से बाहर आ गए थे और हम प्रति माह $21,000 का भुगतान कर रहे थे। अब इस संग्रहालय को जीवित रखने के लिए नए ठिकाने की तलाश है। इस स्थान पर रहने के लिए परमिट प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं। गौरतलब है कि आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक संग्रहालय की खास बात यह भी है कि इसमें रोलिंग स्टोन्स, क्वीन, डेविड बॉवी और डेविड बर्न जैसे मशहूर रॉक बैंड सहित कई बड़ी हस्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एल्बम कवर शामिल है। वहीं सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक रॉबर्ट जॉनसन की मी एंड द डेविल ब्लूज भी इस संग्रहालय में मौजूद है, जिसे संगीतकार कीथ रिचर्ड्स ने संग्रह के लिए खरीदा था। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी